नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अपने आखिरी दिन पर पहुंच गई है और ये यादगार लम्हा शायद इस पूरी यात्रा का सबसे यादगार लम्हा देश ने देखा। मुख्यधारा की न्यूज चैनल्स ने तो नहीं दिखाया, मगर कम से कम यह नजारा देखा जब लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। और जब वो तिरंगा फहरा रहे थे दोस्तों, तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी, जिससे बात स्पष्ट हो जाती है कि आने वाले दिनों में ये दो चेहरे कांग्रेस की राजनीति के सबसे मुखर और यह कहा जा सकता है कि सलामी बल्लेबाज होने वाले हैं। यकीनन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की छवि को लेकर जिस तरह का दुष्प्रचार पिछले 10 सालों से किया जा रहा था, उस पर काबू पाने में कुछ मदद जरूर मिली है। मगर मैं बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस की चुनौतियां यहां से शुरू होती हैं, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे प्रचार तंत्र के साथ है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो उस प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करती है, जो सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए का इस्तेमाल करती है, ईडी का इस्तेमाल करती है अपने प्रतिद्वंद्वियों, अपने विरोधियों पर हमला बोलने के लिए, यानी कि बीजेपी। और मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का दंगाई पत्रकार जो अपने प्राइम टाइम में कह रहा था, वो सही मायने में राहुल गांधी की यात्रा के लिए सबसे कठिन चुनौती थी। राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे भी नहीं थे और एक दुष्प्रचार चलाया जा रहा था कि राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी बचना चाह रहे हैं लाल चौक से, राहुल गांधी श्रीनगर जाने से बच रहे हैं। सुनिए, यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केसेस दर्ज हैं, वो क्या कह रहा था, सुनिए। क्या केरल से जम्मू तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुकी कांग्रेस आखिरी पड़ाव कश्मीर में यात्रा से बचना चाह रही है? पहले लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने की बात करी और अब कश्मीर में क्या कांग्रेस पार्टी यात्रा से बचना चाह रही है? और क्या अब यात्रा ना निकालने के सुरक्षा को बहाना बनाया जा रहा है? तो एक तरह से यह यात्रा जब से शुरू हुई है दोस्तों, उसी दिन से यह यात्रा दुष्प्रचार का शिकार हुई है। किसी को नहीं बख्शा गया। राहुल गांधी की जो नीस थी, यानी कि उनकी जो भांजी थी, उन्हें नहीं बख्शा गया। प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों को नहीं बख्शा गया। यहां तक कि राहुल गांधी और उनकी बहन के रिश्तों के बारे में भी कहीं ना कहीं अनाप शनाप बयान दिए जाते रहे। और यह बयान कौन दे रहा था दोस्तों? यह बयान दे रहे थे कोई और नहीं बल्कि देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। बाकायदा बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मैदान में थे इस यात्रा के खिलाफ दुष्प्रचार करने को लेकर। अमित शाह, स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी तो खैर अपने मंत्रालय का काम न जाने कितना करती है, मगर उनका एक ही काम है राहुल गांधी की ट्रोलिंग करना। यह बात अलग है कि वो खुद पर लगे आरोपों का कभी जवाब नहीं देती। राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि भाजपा आपको इस बात को लेकर हमला बोल रही है कि यह यात्रा आप इसलिए कर पाए क्योंकि धारा 370 हट गई। राहुल गांधी ने पलटकर कहा कि मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं कि अगर दम है तो खुद जम्मू से श्रीनगर तक यात्रा करके दिखा दें। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने नेशनल फ्लैग जो है लाल चौक घंटाघर में लहराया आज, तो बीजेपी का बार बार दावा था कि 370 हटने के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो काफी इम्प्रूव हुई है यहाँ पे। क्या आप एग्री करते हैं बीजेपी के इस दावे से? नहीं, यहाँ पे तो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक? if situation is so good, then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu Kashmir, from Jammu to Kashmir? So I don't think that argument holds. तो इस तरह से सीधी चुनौती उन्होंने अमित शाह को दी है दोस्तों कि अगर है दम तो यात्रा करके दिखाइए। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा एक ऐसे वक्त हो रही है दोस्तों जब जम्मू कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हाल ही में जम्मू में एक आतंकवादी हमला हुआ था। 1990 के बाद बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं दोस्तों। और इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने अपना दर्द राहुल गांधी के सामने बयां किया था। वो इस बात को लेकर नाराज थे कि किस तरह से
उनका इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासत की। मगर आज जब पिछले करीब 300 दिनों से या 250 दिनों से कश्मीरी पंडित जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी पूछ लेने, उनसे बात करने भाजपा का एक भी नेता नहीं पहुंचा है। यह दर्द है कश्मीरी पंडितों का। हां, उनके नाम पर फिल्में बनाई जाती हैं, कमाई की जाती है, मगर उनके असली दर्द की बात कोई नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा कि आज कश्मीर में कोई खुश नहीं है और यही कश्मीर की असली दास्तान है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। The present dispensation is talking about the Naya Kashmir. Did you recognize anywhere? What are your observations? Has the ground situation changed? If you talk about Naya Kashmir, I didn't meet. I walked through Jammu all the way here. I met the people of Jammu. I met the people of Ladakh. I met farmers, small business people, youngsters, everybody. I didn't meet pretty much anybody who was happy. I felt that almost nobody was excited about what was going on in Jammu and Kashmir. So, I mean, it was my experience that I didn't meet anybody who was excited or happy about what is going on. यही नहीं दोस्तों, इस यात्रा से पहले लगातार इनका पालतू मीडिया यह भी कह रहा था कि राहुल गांधी अगर यहां पहुंच पाए हैं तो वो धारा 370 के हटने के बाद, यह पालतू मीडिया कह रहा था। इस पालतू मीडिया में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो ये सरकार से पूछ सके कि पहली बार 1990 के बाद कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ रहा है। पहली बार वो अपनी जान को लेकर जो है उनमें डर बैठा हुआ है। क्या इन पालतू पत्रकारों ने कभी भी यह सवाल किया? बताइए, क्या यह सवाल किया गया? उल्टा यह पत्रकार इस ट्वीट में यह भी कह रहा है कि राहुल गांधी यह बयान एक ऐसे वक्त पर दे रहे हैं जब मजदूरों पर निशाना साधा जा रहा है। मैं इस दंगाई पत्रकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी इस सरकार से सवाल पूछा कि अगर मजदूर पलायन कर रहे हैं, अगर उन्हें भागने पर विवश हो रहे हैं वो, तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन किसके हाथ में है? ये आसान सा सवाल ये लोग कभी नहीं पूछते। उल्टा इस पार्टी के पिछलग्गू बनकर बने रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि राहुल गांधी के श्रीनगर पहुंचने से पहले देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन पर करारा तंज कसा था। यह तक कहा था कि अगर मुझे चाइना के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो मैं चीनी राजदूत से मुलाकात नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं सीधा तंज, सीधा हमला था राहुल गांधी पर। सुनिए विदेश मंत्री ने क्या कहा था और फिर मैं राहुल गांधी ने इसके जवाब में क्या कहा वो बतलाऊंगा। साफ कहूं तो विपक्ष में कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, कभी उनके विचार भी ऐसे हैं कि मैं भी खुद कभी मुझे समझने में बहुत तकलीफ होती। अब अगर आप पूछें कि उनमें आत्मविश्वास क्यों नहीं है, यार वो ये लोगों को क्यों गुमराह करते, चीन के बारे में गलत खबर क्यों फैलाते, इसका मैं कैसे जवाब दूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं साफ कहूं तो वो भी राजनीति कर रहे हैं कि वो कभी कभी जानबूझ के ऐसी खबर फैलाते हैं। उनको पता है कि वो सच नहीं। उनको पता है कि अगर कुछ जमीन की बात करते हैं कि ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आपकी सोच में कमी है। मेरे सोच में कभी कमी हो सकती, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूंगा। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछूंगा। तो यह है देश के विदेश मंत्री। इसी के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि एक महज प्रधानमंत्री ही हैं जिन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने इस हकीकत को लेकर अपनी आंखें मूंद ली हैं। सुनिए
राहुल गांधी ने किस तरह से पलटवार किया। See, the Prime Minister of India feels, the Prime Minister of India is almost, frankly, the only person in the country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. I recently met some ex-army people, and even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. They also said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. I keep repeating that the approach the government is following by completely denying that the Chinese have taken our land is an extremely dangerous approach and is going to give them confidence to do even more aggressive things. I think the way to deal with the Chinese is to deal with them firmly and to be very clear that they are sitting on our land and it is not something we're going to tolerate. बहरहाल जैसे मैंने कहा ना, अब सही मायने में राहुल गांधी की चुनौती शुरू होती है और मैं आपको बताता हूं क्यों। यह चुनौती इसलिए शुरू होती है क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी का कहना है कि मेरे दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। मैं उम्मीद यह करता हूं कि उनके दिमाग में यह जरूर चल रहा होगा कि बिखरी हुई कांग्रेस को मैं कैसे समेटूं, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के सामने बेतहाशा चुनौतियां हैं। और वो क्या क्या चुनौतियां हैं मैं आपको बताता हूं। दो राज्यों पर गौर कीजिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दोनों जगह चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, और दोनों ही जगह पर कांग्रेस दो फाड़ है। सचिन पायलट, इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। हाल ही में केरल में कांग्रेस के एक नेता ने पार्टी छोड़ दी थी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, और जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो ट्विटर पे सचिन पायलट ने जाकर उनके बयान को लाइक किया था, पसंद किया था। लोग ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट का ऐसा करना भविष्य के बारे में जो कुछ होने वाला है उसकी ओर इशारा कर रहा है। तो एक तरफ राजस्थान में पार्टी दो फाड़ है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में टकराव चल रहा है। मध्य प्रदेश, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद वहां पर अब पार्टी जो है वो दो फाड़ नहीं है, मगर वहां पर भी कई व्यावहारिक समस्याएं, कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें राहुल गांधी को संबोधित करना पड़ेगा। क्योंकि यह ना भूलें, जब पिछली बार इनकी मध्य प्रदेश में सत्ता थी उस वक्त राहुल गांधी ने पार्टी के उन नेताओं से मुलाकात करके उन्हें सामने बिठाकर उसका समाधान नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिक्कतें अलग हैं। जो लोग राजसी पृष्ठभूमि से आते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि ये ज्यादा देर तक सत्ता से दूर नहीं रह पाते, इसलिए वो कुल बुला रहे थे, हिले हुए थे, इसलिए 22 विधायकों के साथ वो भाजपा के पास चले गए। नतीजा आपके सामने है दोस्तों। नतीजा यह हुआ कि मध्य प्रदेश जहां पर कांग्रेस को सत्ता मिल गई थी वो उनके हाथों से चली गई। महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ और कर्नाटक में भी यही हाल हुआ। बहरहाल ये वो साल है जहां सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान नहीं बल्कि 6 अन्य राज्यों यानी कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और कम से कम 5 से 6 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। अगर कांग्रेस यहां पर शानदार जीत दर्ज कर देती है तो यकीनन 2024 के लिए भाजपा के लिए मुकाबला कठिन हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ये भी नहीं भूल सकते कि 2024 की शुरुआत में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, आम लोगों के लिए उसे खोले जाने वाला है। उसके बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि न्यूज चैनल्स में किस तरह की कवरेज, किस तरह का महिमा मंडन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विपक्ष पूरी तरह से गायब हो जाएगा दोस्तों।
कांग्रेस के सामने यह भी एक चुनौती है। क्या राहुल गांधी इन तमाम चुनौतियों को पार कर पाएंगे? देखना होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तो आपने कर ली, अब बारी है राजनीति की। अब बारी है राजनीति में अपना दिमाग लगाने की। अब बारी है चाणक्य के तौर पर अपनी सोच को पैना करने की, ताकि आप भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी को चुनौती दे सकें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।